हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष हतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमने इनकम टैक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, और या जो लोग यूजीसी नेट कॉमर्स में तैयार कर रहे हैं उनके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और आज भी अपन 25 एमसीक्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, पेंशन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, जब वो जॉब कर रहा था उसे तनख्वाह मिल रही थी, तब तो सैलरी हेड लगता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन शुरू हो जाती है, तो पेंशन जो इसको मिलेगी वो किस हेड की इनकम मानी जाएगी। तो पेंशन भी सैलरी हेड की इनकम मानी जाएगी। याद रखिएगा, जो व्यक्ति रिटायर हुआ उसे अगर पेंशन मिलती है तो वो सैलरी हेड में जाएगी, लेकिन अगर उस व्यक्ति की डेथ हो गई और घर वालों की पेंशन शुरू हो गई तो उसे फैमिली पेंशन बोलते हैं और फैमिली पेंशन अदर सोर्स में जाती है। बट इसमें फैमिली पेंशन नहीं, सिंपल पेंशन पूछा था, सैलरी। आसान क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन आप लगाया कीजिए। ये क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फिर आप खुद सोचना। लखनऊ में स्थित, लखनऊ यूपी, लखनऊ में स्थित भूमि का टुकड़ा बेचने पर डी को गत वर्ष 2023-24 में 50,000 का लाभ हुआ। भूमि का टुकड़ा 30 दिसंबर 2008 को खरीदा गया था और उस पर शाक सब्जी उगाई जाती थी। तो लाभ डैश डैश के रूप में कर योग्य है। तो आपने किसी ज़माने में 2008 में कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था, उसके ऊपर आप सब्जी वगैरह उगाते थे, तो कह सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन वो लखनऊ में है यानी शहर में है, तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हुई। आपने उसे बेचा, 50,000 का गेन हुआ, इसे हम कैपिटल गेन कहेंगे। चूंकि बहुत समय तक होल्ड कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग के मामले में 2 साल से ज़्यादा समय होते ही लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट बनता है, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए कि उस पर सब्जी वगैरह उगाई जाती है, इससे वो इनकम एग्रीकल्चर नहीं हो जाती। जब तक सब्जियां वब्जियां बेचते होंगे तब तक उसे एग्रीकल्चर इनकम कह सकते हैं। लेकिन आपने उस ज़मीन को ही बेच दिया, तो आपने किसी कैपिटल असेट्स को बेचा, तो आपको कैपिटल गेन हुआ। और लंबे समय तक होल्ड करने के बाद आपने 2008 से लेके 2023-24 तक लगभग आपने उसे 15-16 साल होल्ड कर लिया। 2 साल होल्ड करने के बाद जो गेन होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है, अशोधित हास को अगले कितने कर निर्धारण वर्षों का समायोजन हेतु आगे ले जाया जा सकता है। 5 साल, 7 साल, 8 साल या अनिश्चित काल तक। तो आपको पता होना चाहिए अशोधित हास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या होता है। सपोज कीजिए कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में सारे खर्चे काटने के बाद 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चे काट लिए, आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अभी तक आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है। मान लीजिए अभी तक आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है और उस साल आपका 1,80,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपको लगाना है। इसका मतलब है आपके प्रॉफिट इतने सफिशिएंट नहीं हैं कि आप डेप्रिसिएशन लगा सको। तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा। बाकी ये जो 80,000 का डेप्रिसिएशन है, इसे हम कहेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनावशोषित मूल्यह्रास। वो मूल्यह्रास जिसे आप लाभों में से वसूल नहीं कर सके, तो फिर आप उसे अगले साल सेट ऑफ कर सकते हो और आप इसे इनफाइनाइट पीरियड तक सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, जनरली जो बिजनेस लॉस होते हैं, बिजनेस लॉस लो आपको 8 साल के अंदर सेट ऑफ करना होता है। लेकिन अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप इनडेफिनेट पीरियड तक, अनस्पेसिफाइड पीरियड तक सेट ऑफ कर सकते हो। जब आपका प्रॉफिट हो जाए तब आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भवन निर्माण से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत है। 2 वर्षों में 2 किस्तों में, 3 वर्षों में 3 किस्तों में, 4 वर्षों में 4 किस्तों में या 5 वर्षों में 5 किस्तों में। क्वेश्चन समझना पड़ेगा। आपका भवन निर्माण हुआ, समझिए ये आपका बंगला बना, ठीक है, और आपने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन लिया। मान लेते हैं कि आपने 1 अक्टूबर 2018 को लोन लिया और ये भी कि आपका मकान 31 मई 2022 को बनके तैयार हुआ। तो 31 मई को काट के मैंने 31 मार्च किया, यानी अक्टूबर 18 से लेके मार्च 22 तक का जो ब्याज होगा, इसे हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। हो सकता है लोन आपके ऊपर चालू हो, लोन आपके ऊपर चालू है तो करंट ईयर में तो आप इंटरेस्ट दे ही रहे हो, वो तो ठीक है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जब हुआ था, हो रहा था, उस समय का जो ब्याज होता है उसको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहते हैं।
उसकी कटौती आपको 5 किस्तों में मिलती है और 5 वर्षों में मिलती है। जैसे मैंने बताया कि आपका मकान 31 मई 22 में बन के रेडी हुआ, यानी 22-23 वर्ष में आपका मकान रेडी हुआ, तो 22-23 प्रीवियस ईयर, 23-24, 24-25, 25-26 और 26-27 आपको इन 5 वर्षों में, लगातार 5 वर्षों में 1/5 कटौती मिलेगी। जो इंटरेस्ट आपने इस समय चुकाया, कब, अक्टूबर 18 से लेकर मार्च 22 तक जो आपने इंटरेस्ट पे किया, नॉट मई 22 तक, मार्च 22 तक जो आपने इंटरेस्ट पे किया, उसे हम प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कहेंगे। और इसकी आपको 5 टुकड़ों में 5 असेसमेंट ईयर तक कटौती मिलेगी बनने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर आपको डी याद रखना है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, एक फर्म जिसके खातों का अंकेक्षण अनिवार्य है, उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि है। तो एक फर्म अगर उसकी ऑडिट होनी है तो उनको अपना रिटर्न 31 अक्टूबर तक फाइल करना होगा। मैं बता दूं, 30 सितंबर तक उनको अपनी टैक्स ऑडिट करवा लेनी होगी और 31 अक्टूबर तक उनको रिटर्न फाइल करना होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें उन्होंने ऑडिट की अंतिम तिथि पूछी होती तो 30 सितंबर होता, और रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि बोली है तो 31 अक्टूबर 2023। जैसे मैं बात कर दूं कि अभी जो मैं ये पेपर बना रहा हूँ ये असेसमेंट ईयर 24-25 का है, यानी प्रीवियस ईयर 23-24। तो आप अच्छे से समझते हैं कि प्रीवियस ईयर 23-24 खत्म हो जाता है 31 मार्च 2024 को। तो 31 मार्च 2024 को तो इनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 31 अक्टूबर 2024 तक, और इनको अपना टैक्स ऑडिट पूरा करा देना पड़ेगा 30 सितंबर 2024 तक। होप आई एम क्लियर नाउ। तो 31 अक्टूबर, डी इसका आंसर रहेगा। भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। अगर किसी भी इनकम के साथ अगर ये स्थापित हो जाए कि दिस इनकम अक्रूज इन इंडिया, अगर कोई भी आय जो भारत में उपार्जित होती है फिर वो सभी प्रकार के असेसीज के लिए टैक्सेबल होती है। देखिए, असेसी आपके 3 तरह के होते हैं। या तो व्यक्ति होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं R&OR। या होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या होता है व्यक्ति नॉन रेजिडेंट। व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पर अगर कोई इनकम अक्रूज इन इंडिया हो जाए तो फिर वो सबके लिए टैक्सेबल होती है, ठीक है। तो फिर वो सभी करदाताओं के लिए, ऑल एसएससीज के लिए टैक्सेबल होती है। ए इसका आंसर रहेगा। बाय द वे, इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और बाय द वे, अगर आपको इसमें किसी में दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप, जो नंबर लगातार स्क्रीन पे आता है, उस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको भेज देंगे। एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्युटी की रकम होती है, तो ग्रेच्युटी की रकम 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है। ये सुनते ही हम खटाक से आंसर डी लगाएंगे, पर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन था सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी के लिए जितनी भी ग्रेच्युटी राशि प्राप्त होती है वो पूरी तरह फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, पूर्णतः कर मुक्त होती है। अगर कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लेते हैं कि जिसके रिटायरमेंट पे उसको 35 लाख रुपए एज अ ग्रेच्युटी मिले, तो वो पूरे 35 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होंगे, पूर्णतः कर मुक्त होंगे, ठीक है सर। तो इसका आंसर ए रहने वाला है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर फिसल जाते हैं अपन। आयकर अधिनियम में दी गई आय की परिभाषा है समावेशी, पूर्ण, पेचीदा या सरल। द डेफिनेशन ऑफ इनकम गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट इज इंक्लूसिव नेचर, एग्जॉस्टिव नेचर, कॉम्प्लेक्स नेचर, सिंपल। तो देखिए, आप कभी पहला चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स में ऑब्वियस सी बात है कि 2 वर्ड है, इनकम और टैक्स। तो वहाँ पे लिखा होगा आय में शामिल है लाभ, लाभांश, क्षतिपूर्ति की राशियाँ, ब्याज की राशियाँ, इस तरह से। तो उसकी जो है ना वो इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है, मतलब वहाँ पे वर्डिंग इस तरह मैं दोहराता हूँ, आय के परिवार में शामिल है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 20-25 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो उसकी मतलब जो नेचर हुआ डेफिनेशन का वो हुआ समावेशी, है ना। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है जिसके बाद कुछ भी बाकी ना रह जाए, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ मदें दी है कि ये आय के अंदर शामिल हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स या सरल ऐसा कुछ नहीं। तो आय का जो डेफिनेशन है वो समावेशी या इंक्लूसिव नेचर का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि फार्म के मैनेजर को मिलने वाला वेतन है। सपोज कीजिए कि कोई एक खेत है और वहाँ पे मान लीजिए कि लंबे चौड़े स्तर पे खेती हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर है, मैनेजर को सैलरी मिलती है। तो क्या हम कहेंगे कि उसे एग्रीकल्चर इनकम हो रही है? नहीं, मैनेजर को जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी हेड की इनकम कहलाएगी, क्योंकि हमें इनकम टैक्स में
हेड पहचानना होता है अच्छे से। तो एक फार्म मैनेजर को जो खेतों को मैनेज करता है, उसे जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी हेड में ही जाएगी, और वेतन से आय इसे कहेंगे। इसे किसी भी एंगल से कृषि आय नहीं कहा जाएगा, इससे सैलरी इनकम। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है जी। एक नया उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र में गत वर्ष 15-16 में स्थापित किया गया, उसे धारा 10 AA के अंतर्गत कटौती मिलेगी। 5 असेसमेंट ईयर, 8 असेसमेंट ईयर, 10 असेसमेंट ईयर या 15 असेसमेंट ईयर। तो मैं आपको बता दूं, जो सेज होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट स्टैब्लिश किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको 15 असेसमेंट ईयर तक रिलीफ दिया गया है। इसमें ये थोड़ा सा लाइन चल रही है, मैं इसको बंद करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, ये टैक्स बंद करते हैं। यस, तो इसमें मैं आपको बता दूँ, पहले 5 साल तक 100% आप उस सेज यूनिट में जो भी कमाओगे, पहले 5 साल तक 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। अगले 5 साल तक 50% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है। उसके बाद अगले 5 साल तक 50% तक के प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हैं, बशर्ते आप एक रकम को स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अगर आप पैसा जमा कराओगे तो 50% तक के प्रॉफिट आपको एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो कुल मिला के 15 साल तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। तो इसका आंसर डी रहने वाला है। 15 असेसमेंट ईयर विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। उस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि ये करंट असेसमेंट ईयर के मुताबिक हैं। हम हर साल हमारा इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक अपडेट किया करते हैं, तो आपको अपडेटेड एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरी बात, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिला करेंगे। साथ ही साथ हमने 50 सैम्पल पेपर भी दिए हैं ताकि आप देख सकें कि आपने कितनी तैयारी की है और तैयारी का लेवल कैसा है। साथ ही साथ 50 वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे ताकि क्वेश्चनों को अप्रोच कैसे करना है वो अप्रोच आपको सीखने को मिले। ये सारे के सारे क्वेश्चन हिंदी में और साथ ही साथ अंग्रेज़ी में भी हैं ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कर सकें। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप पे भी इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये 2000 एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हमारे ऐप पे अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन कहता है, एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपये वेतन तथा 10,000 का मनोरंजन भत्ता मिला। उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपये व्यय किए, उसे धारा 16(2) में कितनी कटौती मिलेगी? तो देखिए, मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलती है। जो गैर सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको कटौती नहीं मिलती। तो अगर गैर सरकारी कर्मचारी होता तो सीधा ही आंसर स्ट्रेट अवे डी हो जाता, 0 हो जाता। अब कटौती कितनी मिलेगी? तो जैसे आपकी जो बेसिक सैलरी है, इस बेसिक सैलरी का 20% निकाल लो तो वो तो होता है 24,000 रुपये। एक जो आपको राशि मिली उसको देख लो, वो राशि है आपकी 10,000 रुपये, और एक राशि होती है 5,000 रुपये जो कि मॉनेटरी लिमिट है। आपको इन तीनों में से जो छोटी राशि है, विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से जो छोटी राशि है उसकी कटौती मिलेगी, यानी आपको 5,000 रुपये की कटौती मिलेगी। तो मनोरंजन भत्ते के संबंध में धारा 16(2) के तहत जो कटौती मिलती है वो 5,000 रुपये मिला करती है। 5,000 रुपये मैक्सिमम है, 5,000 से ज़्यादा कटौती भी मिलेगी, कभी कभी कम हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा इसमें देखो, इसने मनोरंजन पे कितने व्यय किए उससे कोई मतलब नहीं है। कोई कोई हो सकता है दिमाग लगाएगा, सर इसको 10,000 भत्ता मिला, 10,000 में से 6 खर्च कर दिए, 4 बच गए, तो 4 इसकी इनकम हो गई और 6 की इसको कटौती मिलेगी। 5,000 से ज़्यादा कटौती नहीं मिल सकती। ठीक है, तीनों नियम ये यहाँ पे लिखा भी है। जो आपको अलाउंस मिला आप वो राशि देखिए, बेसिक सैलरी का 20% देखिए और 5,000 रुपये देखिए। इसमें से जो राशि छोटी हो उतनी राशि की कटौती मिलेगी धारा 16(2) के तहत। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा 80C की कटौती लागू होती है तो डिडक्शंस होती हैं, 80C से स्टार्ट होते हैं, 80U तक होते हैं। जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसे जमा कराता है, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराता है, प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा कराता है, बच्चों की ट्यूशन फीस पे पैसे जमा कराता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो 80C का डिडक्शन मिलता है। लेकिन ये डिडक्शन केवल और केवल इंडिविजुअल्स के लिए है और HUF के लिए है। इनकम टैक्स में 7 तरह के एसएसीज होते हैं। इसके अलावा फर्म भी होती है, कंपनी होती है, लोकल अथॉरिटी होती हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं,
फॉर्म्स वगैरह बता ही दिया, ठीक है। तो कुल जो 7 तरह के लोग हैं उसमें से केवल इंडिविजुअल और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओआई होता है। तो ये जो 7 तरह के पर्सन होते हैं, लेकिन केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही एटीसी की कटौती मिलती है, याद रखा कीजिए, ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए ओके, अगला देखते हैं। अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। आप इमेजिन कीजिए आपके घर पे कोई फर्नीचर था पुराने ज़माने का या पुराना खरीदा हुआ, आपने उसे बेच दिया और ये भी मान लीजिए कि आपने 15,000 कमा लिए, तो इनकम टैक्स के तहत टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑप्शन ए कहता है लगेगा, टैक्सेबल इनकम है। सेकंड कहता है कैपिटल गेन हुआ। थर्ड कहता है ये रेवेन्यू प्रॉफिट है। और चौथा कहता है ये एग्जेम्प्टेड इनकम है। तो आंसर है डी, ये एग्जेम्प्टेड इनकम है। एक्चुअली जो घर के आइटम है, ये जो हाउस होल्ड फर्नीचर है, उसे कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता। और अगर किसी चीज़ को कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता तो फिर उसके ऊपर कैपिटल गेन भी नहीं हो सकता। सिंपल एज दैट। तो स्टॉक हुआ जो व्यापार का रहतिया होता है, और जो घर में रखे हुए हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, ये कुछ आइटमें ऐसी हैं जिनको कैपिटल असेट्स नहीं माना जाता। अतः आपको अगर कोई गेन हुआ भी तो मौज करो, कोई आपको ऊपर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है। डी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने कहा ना बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद ही कर सकते हैं। इफ़ मिस्टर यादव टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इज ₹52 लाख, सरचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ। असेसमेंट ईयर 24-25, इसका मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 में अगर किसी व्यक्ति ने, मिस्टर यादव ने 52 लाख रुपए कमाए, तो क्या वो सरचार्ज देंगे? सरचार्ज का मतलब होता है एक तरह से टैक्स ऑन टैक्स। मतलब एक तो होता है टैक्स की रेट, फिर होता है सरचार्ज, और लास्ट में लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो सरचार्ज लगेगा क्या? तो 50 लाख रुपए से कोई ज़्यादा कमाता है तो उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज की रेट 10% से स्टार्ट है। ये चारों ही रेटें सरचार्ज की रेटें हैं, 10%, 15%, 25%, 37%। तो जो व्यक्ति 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में इनकम कमाता है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगता है। इसका आंसर ए होगा, ठीक है। लेकिन देखो, एक आप समझिएगा मेरे पढ़ाने का तरीका या पर्पस जो है, आप ये समझिए, जब मैंने कह दिया तो आपको अब सरचार्ज वाला टॉपिक तैयार करना है। जब इससे पहले वो कैपिटल एसेट्स वाला क्वेश्चन आया था तो आपको ये याद करना है कि कौन कौन सी असेट्स कैपिटल असेट्स नहीं है। आपको कुछ एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो नहीं कराने। मैं तो चलो आपको ठीक है कि शायद मान लो 20 वीडियोस कराऊंगा तो 20 वीडियोस में मैं 500 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन इनकम टैक्स में तो 5,000, 10,000, 15,000 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। केवल हमारा जो MCQ क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर ही 2,500 क्वेश्चन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है, उन टॉपिक्स को समझना है ना। ये क्वेश्चन तो कुछ एक इलस्ट्रेटिव है, या आपने पढ़ लिया है तो उसको चेक करने के लिए कि आपने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। अब आप याद रखिए, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से 1 करोड़ की आय होने पर आपके ऊपर 10% का कहें सरचार्ज लगाया जाएगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ होने पे आप हाई इनकम की तरफ जा रहे हैं, HIG हैं, हाई इनकम ग्रुप में हैं, तो 15% लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ कमाते हैं तो 25% सरचार्ज लगेगा। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा आय कमाते हैं तो 37% सरचार्ज लगेगा। ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, आपको पता है कि अब पैरेलली न्यू टैक्स रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम भी यहाँ तक सेम है, और लास्ट में थोड़ा रिलैक्सेशन है, यहाँ पे लास्ट में भी 25% है, ठीक है, जो याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब यूँ समझिए कि एक व्यक्ति ने, मान लेते हैं कि बिजनेस करके 2 लाख रुपए कमाया और उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से 80,000 रुपये कमाया, ठीक है, या मान लीजिए 40,000 कमाया। थोड़ा और मैं समझा दूँ एक और बात। और उसने एक स्पेशल होता है गेन जो इक्विटी शेयर्स को सेल करने से होता है। तो अगर आपको स्पेशल STCG हुआ है, उससे आपने मान लीजिए कि 20,000 रुपये कमाया, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो बात यह है कि देखो, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख रुपए तक की, ठीक है। अब इसकी इनकम यहाँ कितनी है? 2 लाख रुपए है। तो ये इसके पास अभी 50,000 की लिमिट बची हुई है, 50,000 की लिमिट बची हुई है। इसको बोलते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं इस क्वेश्चन में, और मैं समझाऊं तो इसके पास कैजुअल इनकम है, और कैजुअल इनकम है मान लेते हैं 70,000 रुपये की, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, इसे यूटिलाइज किया जा सकता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए। और ये जो 111A सेक्शन के तहत का प्रॉफिट है,
इसे भी यूज़ किया जा सकता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए। इसका मतलब यहाँ हो गया कि अब आपने 2.5 लाख रुपए पूरा कर लिया, अब आपको इस 2.5 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना। ये एक बात हो गई। ध्यान दीजिएगा, इस 20,000 में से 10,000 आप यूज़ कर चुके हो, अभी आपके पास यहाँ 10,000 बचे हैं, तो इस 10,000 रुपये पे आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और इस कैजुअल इनकम पे आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो आप किसी किसी बच्चे का दिमाग लगेगा कि फिर सर फिर ऐसा कर लेते ना, आप ये जो 70,000 है इससे यूज़ कर लेते। ये जो हमारे पास 50,000 की लिमिट बची हुई थी, जिसको हम अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कह रहे हैं, सर अपन इस कैजुअल इनकम को यूज़ कर लेते। तो कैजुअल इनकम को यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि अगर किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो कम है और उसके पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में गुंजाइश है, तो वो इसको मैं शिफ्टिंग बोलता हूँ, आराम से अगर समझने के लिए इसको शिफ्टिंग बोलते हैं। तो आप अपना LTCG जो है उसे शिफ्ट कर सकते हैं। पहले उसे शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करके आप 20% टैक्स बचा पाते हैं। अगर आपके पास फिर भी गुंजाइश हो तो आपको स्पेशल STCG को भी शिफ्ट कर लेना चाहिए, लेकिन 30% टैक्स बचेगा ये सोच के कैजुअल इनकम को शिफ्ट करने का दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कैजुअल इनकम कैन नॉट बी शिफ्टेड फॉर अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ठीक है। तो निवासी व्यक्ति, अगला एक क्वेश्चन आएगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें व्यक्ति अनिवासी होगा, तो उसके लिए मैं आपको अलग नियम बताऊंगा। निवासी व्यक्ति के लिए ये है, तो आप LTCG को शिफ्ट कर सकते हैं। आप स्पेशल STCG जो होता है, इक्विटी शेयर की सेल से जो प्रॉफिट जनरेट होता है, उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों को आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल इनकम को आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, ठीक है, सी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें लिखा है कि एक अनिवासी व्यक्ति की शेष बची बुनियादी छूट सीमा के खिलाफ डैश डैश का समायोजन किया जाता है। आपको समझ में आ ही गया कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम, जैसे अभी 2.5 लाख रुपए की बेसिक लिमिट चल रही है ओल्ड टैक्स रिजीम में, मैं ओल्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए ये कोई अनिवासी व्यक्ति है और उसने 2 लाख रुपए बिजनेस से कमाया, ठीक है, PGBP से उसने 2 लाख रुपए कमाया, अभी इसके पास 50,000 रुपये की लिमिट पड़ी है। अगर इसके पास LTCG हो तो उसे वो शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर उसके पास STCG 111A वाला सेक्शन वाला हो, उसको वो शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा नीदर A और नॉर B, ठीक है। तो इसका आंसर D रहेगा। अगर रेजिडेंट व्यक्ति होता तो वो शिफ्ट कर सकता था आवश्यकता अनुसार, लेकिन दोनों ही प्रकार के व्यक्ति कैजुअल इनकम को तो शिफ्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा टफ क्वेश्चन था बट हो गया है। मिस्टर श्रीवास्तव एजेड 72 ईयर्स, 72 वर्ष की आयु के हैं श्रीवास्तव। उन्होंने सामान्य बीमा निगम की एक चिकित्सा बीमा योजना के तहत मई 2023 के दौरान चेक से 52,000 रुपये और नकद से 4,000 रुपये का चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान किया। तो आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की कटौती अगर आपको लेनी है तो आपको कैश के अलावा जो बाकी तरीके हैं, जो आप चेक दे दो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, जो भी तरीके हैं, कैश के अलावा आप कोई सा भी तरीका चला सकते हो। तो कैश वाले को तो भूल जाओ। कैश से केवल आप हेल्थ चेकअप का पैसा कैश में दे सकते हो। बाकी अगर आपको प्रीमियम का पैसा है तो वो तो आपको कैश के अलावा बाकी तरीकों से देना है। अब इन्होंने भुगतान किया है खुद के स्वास्थ्य के लिए, है ना, ठीक है। अपन हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, मिस्टर श्रीवास्तव ने भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है। तो पूछ ये रहा है कि उसे 80D के तहत कितनी कटौती मिलेगी। तो वैसे कटौती इनको 25,000 रुपये की मिलती, लेकिन चूंकि ये सीनियर सिटीजन है, खुद इनकी एज 72 साल हो रखी है, तो इनको 50,000 रुपये तक की कटौती मिलेगी। ऑल्दो इन्होंने 52,000 का प्रीमियम चुकाया है, पर इनको मैक्सिमम कटौती 50,000 रुपये की मिलेगी। ऑप्शन सारे देख लेना। बी इसका आंसर रहेगा। 50,000 की कटौती इनको मिलेगी, तो आंसर विल बी बी, 50,000। मैं आपको इसका नियम बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति खुद के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति, जब तक मैं बोलूँ नहीं तो 60 साल से छोटे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो उसे 25,000 की कटौती मिलेगी। अगर व्यक्ति अपने साथ अपने माता पिता का बीमा करवाता है तो 25,000 रुपये तक की कटौती उसे अपनी फैमिली के लिए और 25,000 रुपये माता पिता के लिए, यानी उसे कुल कटौती 50,000 की मिल सकती है। अगर मान लीजिए खुद तो वो छोटा है लेकिन उसके माता पिता सीनियर सिटीजन है, माता या पिता में से कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो उसको 50,000 तक की कटौती मिलेगी, यानी उसको कुल कटौती 75,000 तक की मिलेगी। और अगर मान लेते हैं कि व्यक्ति खुद भी सीनियर सिटीजन कैटेगरी में है, तो उसके माता पिता तो फिर सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में होंगे ही होंगे। उस केस में 50,000 और 50,000 यानी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की कटौती मिल सकती है। 5,000 रुपये की कटौती हर हाल में मिल सकती है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, लेकिन ये 5,000 की लिमिट है, ये
25,000 या 50,000 या 75,000 या 1 लाख रुपए से अलग नहीं है, ये इसके अंदर ही शामिल है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो गया है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सरचार्ज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अ फर्म। तो अगर कोई फर्म 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती है तो 12% सरचार्ज लगता है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल सरचार्ज देते हैं अगर वो हाई इनकम कमाते हैं, कंपनी सरचार्ज देती हैं अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, तो उसी तरह फर्म के ऊपर भी सरचार्ज है। अगर फर्म की आय 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% सरचार्ज है। आप ऑप्शन देख लीजिए, 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर 15%, 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर 7%, कि 1 करोड़ से ज़्यादा होने पर 12%। तो डी आंसर रहने वाला है इसका, डी। ठीक है, तो फर्म सरचार्ज पे करती है। फर्म पे 30% टैक्स होता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट असेसी who is of the age of 60 year or more but less than 80 year or at any time during the previous year 23-24। well, बात चल रही है किसी नॉन रेजिडेंट की। ये नॉन रेजिडेंट मान लेते हैं कहानी में 70 साल का है, क्योंकि इसमें लिखा है कि इसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है पर 80 साल से ज़्यादा नहीं है। तो इसके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख की है, 3 लाख की है, 5 लाख की है, कि इसके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट नहीं है। तो जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख रुपए की है। सिंपल, 2.5 लाख रुपए तक की है। अगर ये रेजिडेंट होता तो 70 साल का होने पे इसको सीनियर सिटीजन बोलते, तो फिर इसके लिए 3 लाख की लिमिट होती। 80 साल या 80 साल से ज़्यादा होता तो फिर 5 लाख की लिमिट होती। लेकिन एनआरआई नहीं, मतलब नॉन रेजिडेंट वर्ड याद रखिए, नॉन रेजिडेंट के केस में आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख है। बहुत सारी कटौतियाँ ऐसी हैं जो नॉन रेजिडेंट होने की वजह से नहीं मिलती। ये भी एक बेनिफिट है जो आप गंवा दोगे अगर व्यक्ति नॉन रेजिडेंट आया तो। वेल, अ कंपनी वुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इफ। वेल, कंपनी या तो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट होती है। रेजिडेंट होने के लिए 2 में से एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, या तो इंडियन कंपनी हो मतलब उसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ हो, या आपको याद रखना है पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, तो या तो वो इंडियन कंपनी हो, ये वाला कहना कि उसके मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अधिकांश निदेशक भारत के निवासी हों, ये नहीं चलेगा। और प्रभावी प्रबंधन स्थान, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हो, ये चलेगा। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार और आपको पढ़ा देता हूँ। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट माना जाएगा कब, या तो अगर वो इंडियन कंपनी है तो फिर बात ही खत्म, फिर आपको कुछ नहीं देखना। पर अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी हो और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो और पोएम इस्टेब्लिश हो जाए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है ऐसा इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर आप कह सकते हो कि वो एक रेजिडेंट है। अब इसका मतलब क्या है, नॉन रेजिडेंट किसे कहेंगे, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो बात ही खत्म हो गई, उसे अपन नॉन रेजिडेंट कहेंगे। अगर उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन पोएम इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है, तो भी उसे नॉन रेजिडेंट कंपनी कहेंगे। आप इस मेरी बात को दोबारा सुन लीजिएगा, मैं बोर नहीं करूंगा, आप दोनों वापस सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अंडर सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ आर एग्जेम्प्टेड इफ इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स इशूड बाय NHAI एंड RECL और अदर नोटिफाइड बॉन्ड्स। वेल, देखिए, अगर आपने लैंड या बिल्डिंग या दोनों को बेचा, मान लेते बेचा, और आपको 75 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, मान लेते हैं। अब आप इस 75 लाख पे टैक्स नहीं देना चाहते, आपने कमाया है ज़मीन बिल्डिंग बेच के 75 लाख पर, आप उसको टैक्स नहीं देना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 54 EC में चले जाओ। 54 EC में ये करना पड़ेगा आपको, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड या और कोई नोटिफाइड बॉन्ड में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ट्रांसफ़र के 6 महीने के अंदर। दैट इज़, आपको लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने से जो पैसा मिला उसमें से 75 लाख रुपए, मान लीजिए 75 लाख आपको गेन हुआ और आप 75 लाख को एग्जाम करना चाहते हो, तो 75 लाख रुपए आपको 6 महीने के अंदर इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होगा। तो याद रखिएगा, ट्रांसफ़र डेट से 6 महीने के अंदर। पहले ऑप्शन में लिखा है ट्रांसफ़र से 6 महीने के अंदर, बिल्कुल सही है। दूसरे में लिखा है वर्ष के अंत से 6 महीने के अंदर। तीसरे में लिखा है वर्ष के अंत से 6 महीने के अंदर, या ITR भरने की डेट तक, या प्रीवियस ईयर के एंड से पहले किसी भी समय नहीं। आपने जिस दिन लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा
उसके 6 महीने के अंदर आप अपना पैसा NHAI या RECL या और किसी बताए हुए नोटिफाइड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो और 54EC का बेनिफिट ले सकते हो। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ अ कंपनी हैज़ टू बी वेरीफाइड बाय। वेल, ITR भरा जाएगा। ITR को वेरीफाई कौन करेगा, साइन कौन करेगा? द मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर, बिल्कुल सही। द जनरल मैनेजर, द सेक्रेटरी, द मैनेजर, नहीं। MD, अगर उस कंपनी में MD की पोस्ट है तो MD उस ITR को वेरीफाई करेगा, या तो फिर कोई डायरेक्टर, कंपनी का जो निदेशक है वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल का ITR है तो इंडिविजुअल साइन करेगा, इसी तरह से। मिसेस शिवानी, वाइफ ऑफ मिस्टर आकाश, इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। श्री आकाश की पत्नी श्रीमती शिवानी एक फर्म में पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2023 तक शिवानी ने फर्म में 5 लाख रुपए के कैपिटल कंट्रीब्यूशन में से आकाश से मिले उपहार में 3.5 लाख का योगदान शामिल है। फर्म ने 23-24 के दौरान 50,000 का पूंजी पर ब्याज और 60,000 रुपये लाभ के हिस्से के रूप में दिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सही है? ये 4 स्टेटमेंट देगा। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन की भूमिका बता देता हूँ। इसमें एक मैडम है, उनका नाम है शिवानी, और शिवानी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं एक फॉर्म में। 5 लाख में से 3.5 लाख रुपए उसके हस्बैंड ने दिए हैं, यानी 70% राशि हस्बैंड ने दी है। अब शिवानी जहाँ पार्टनर बनी वहाँ से एक तो मिला है 50,000 का पूंजी पर ब्याज, तो 50,000 का आप 70% निकाल लो। ये 70% यानी 50 का 70% होता है 35,000। 35,000 रुपये पति की आय में जोड़ा जाएगा, और बाकी का जो 30% है 15,000 रुपये ये पत्नी यानी शिवानी की आय में जोड़ा जाएगा। और जहाँ तक लाभ के हिस्से की बात है, लाभ का हिस्सा एग्जेम्प्ट होता है। तो मैं ये कहने लग रहा हूँ कि शिवानी को पार्टनर होने के नाते जो लाभों का हिस्सा मिला वो तो कर मुक्त है, उसका तो समायोजन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पूंजी का ब्याज मिला है तो पूंजी चूंकि पति की है तो जीवन साथी की आय, ये क्लबिंग ऑफ इनकम वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। आय का जो मिलान या संकलित करना बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। चूंकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन पति का है अतः आय भी पति की मानी जाएगी, तो 70% इनकम पति की मानी जाएगी। आप इसके सारे ऑप्शन देखिएगा, सारे ऑप्शन में मुझे ये वाला ऑप्शन मैं देख रहा हूँ, लाभ का हिस्सा कर मुक्त है, लेकिन आकाश की आय में 35,000 का ब्याज शामिल किया जाएगा और श्रीमती शिवानी की आय में 15,000 का ब्याज शामिल किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर C रहने वाला है। बाकी ऑप्शन आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, ऑन 20th October 2020 Kittu, a minor child, gets a gift of rupees 20 lakh from her father's friend। 20 अक्टूबर को किट्टू जो कि एक नाबालिग है उसके पिता के दोस्त से 20 लाख का उपहार मिलता है। उसी दिन किट्टू के बैंक खाते में FD के रूप में राशि जमा करा दी जाती है। 13,000 का ब्याज कमाया गया। किट्टू की आय किसके हाथों में कर योग्य होगी? तो किट्टू यानी एक बच्चे को इनकम हो रही है, 20 लाख रुपये का तो गिफ्ट मिला है, तो गिफ्ट आपका अदर सोर्स में जाता है, और 13,000 रुपये FD का ब्याज होता है, ये इनकम भी अदर सोर्स में जाती है। तो 20,13,000 रुपये की इनकम हो गई। इसमें 1,500 रुपये प्रति बच्चे की कटौती मिलती है, तो 20,11,500 रुपये की इनकम जाएगी किस में? किट्टू में, पापा में, मम्मी में या अंकल जी में? तो ये जाएगी किट्टू के पापा या मम्मी में से जो ज़्यादा इनकम कमाते हैं। सपोज़ कीजिए इस कहानी में किट्टू के पापा 20 लाख रुपए पर एनम कमाते हैं, किट्टू के पापा फादर, और जो किट्टू की मदर हैं वो मान लेते हैं 12 लाख रुपया हर साल कमाती हैं। तो फिर ये इनकम किट्टू के पिताजी में जोड़ दी जाएगी। माताजी की आय ज़्यादा होती तो ज़्यादा उसमें जोड़ी जाती, क्योंकि हमें ये पता है कि अवयस्क बच्चे की आय, माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो जो भी पेरेंट होता है और जो भी ज़्यादा कमाने वाला पेरेंट होता है उसमें जोड़ी जाती है। तो बस ये 20,11,500 जोड़ना है आपको। पहले तो इस रकम आप 1,500 का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको फंसा देगा 20-13 बोल के। ये वाला पढ़िए, 20,11,500 की आय किट्टू के पिता या माँ के हाथों में कर योग्य होगी जिनकी आय इस क्लबिंग से पहले ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसका आंसर C रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर रौनक incurred loss of rupees 3 lakh in the previous year 23-24 in retail trade business। श्री रौनक को खुदरा व्यापार में 3 लाख का नुकसान हुआ। इसी वर्ष के दौरान हुई निम्नलिखित में से किस से नुकसान को सेट ऑफ कर सकता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपको बिजनेस से नुकसान हुआ तो आप कोशिश कीजिए दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ करने की। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इसे इंटर सोर्स कहेंगे, क्योंकि बिजनेस में लॉस खाया, किसी और बिजनेस से सेट ऑफ कर लो तो इसे इंटर सोर्स बोलेंगे। इंटर सोर्स नहीं होता तो कोई बात नहीं, इंटर हेड कर लो।
तो बिजनेस का लॉस आप बाकी के किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी के अलावा। सैलरी को छोड़ दो, सैलरी के अलावा आप किसी भी हेड से आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो आप कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, अदर सोर्स से सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से सेट ऑफ कर सकते हो। और किसी, जैसे अभी आपको रिटेल बिजनेस में नुकसान हुआ तो आप होलसेल बिजनेस से इसे सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ। ज़मीन बेचने से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उससे सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ। आपको स्पेकुलेशन बिजनेस से प्रॉफिट हुआ उससे सेट ऑफ कर सकते हो, हाँ। तो आप किसी में से भी सेट ऑफ कर सकते हो। उल्टा जिससे आपको, जिस तरह के सेट ऑफ से आपको फ़ायदा हो आप उस तरह से भी सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आप पहले, अगर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेव करना चाहो तो पहले 1.5 लाख आप इससे सेट ऑफ कर लो, है ना। लेकिन उससे पहले आपको 1 लाख रुपए कपड़े का बिजनेस है तो बिजनेस की लॉस को पहले बिजनेस से करना पड़ेगा। पहले 1 लाख आपको ये सेटअप करना पड़ेगा, फिर 1.5 लाख आप इसको सेटअप कर लेना, फिर आप सट्टे कारोबार की इनकम से सेटअप कर लेना। लेकिन ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से किसी से भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। आप अपने लॉस को हाउस प्रॉपर्टी से भी सेट ऑफ कर सकते थे, केवल सैलरी परमिजिबल नहीं है। बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, बाकी किसी से भी सेट ऑफ हो सकता है। होप वीडियो आपके काम के होंगे, आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई बात कहनी हो, बतानी हो, कमेंट कर सकते हैं। हमारा ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप पे काफ़ी सारा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा। क्वेश्चन बैंक लेना चाहें क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। कुल मिला के तैयारी बढ़िया कीजिए जी। चलिए बाय।